नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। राधिका, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए। तुमको पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। कुणाल राधिका को आवाज़ देते हुए बोला। कुणाल, कितनी बार कहा है तुमसे कि नर्स रख लो एक, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब संगीता तो आते से ही आएगी, वही आकर बदलेगी उनके कपड़े। राधिका ने भी पलट कर जवाब दे दिया। तुम्हें बताया ना मैंने कि नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। एक तो तुमने पहले से ही मुझसे बिना पूछे ही संगीता के 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? कुणाल ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसा देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती हैं, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो राधिका भी बराबर जवाब दिए जा रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चे हैं ही नहीं। एक तो मैं आने जाने वाले लोगों से ही दुखी रहता हूँ। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं। यहाँ आते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? अरे तुम तो बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया जो मैं उनकी सेवा करती रहूँगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते राधिका के आंखों से आंसू बह गए। क्या तुमने कड़े पर्दे उखाड़ने की ठान रखी है? तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी में बहुत फ़र्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सब सुनाई दे रहा होगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो, कल को तुम भी तरस जाओगी। याद रखो, इंसान को अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतना होता है। कुणाल ने गुस्से में कहा। तब तो तुम समझ ही जाओ, तुम्हारी मम्मी अपने ही किए को भुगत रही हैं। क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पे लाचारी सी पड़ी थी, बदले में तुम्हारी मम्मी। और तुमने क्या किया था? कहते कहते राधिका के आंसू जब तक रुके नहीं तब तक वो अपने कमरे में चली गई। राधिका अपनी मम्मी की एकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत साल पहले हो गया था। घर वालों ने दूसरी शादी के लिए उन पर दबाव भी बनाया था, पर राधिका के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। आखिर एक स्कूल में नौकरी करके उन्होंने राधिका को पाला पोसा बड़ा किया। जब राधिका ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने कुणाल से उसका विवाह करवाया। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। राधिका की विदाई के बाद अब तो अपने घर में बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे सिर्फ उनका एक 3 कमरों का मकान था। दिन में तो वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता था। इधर राधिका भी अपने ससुराल में खुश थी। सास जो कमला जी, पति कुणाल और जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहने वाले थे। एक दिन अचानक राधिका के पास उनके पड़ोस से, मायके के पड़ोस से रहने वाले शर्मा जी का फ़ोन आ गया और उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ गया है। ये सुनकर राधिका कुणाल के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और ब्लॉकेज ज़्यादा था, इसलिए बाईपास करना ज़रूरी था। खैर, मम्मी का तो मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। कुणाल तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर राधिका वहीं रह गई। 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि बार बार चेकअप के लिए उन्हें जाना था। उसने इस बारे में कुणाल से बात की तो उसने कहा, यार मेरी मम्मी भी तो अकेली हैं, इतने दिन तक तुम्हें वहाँ छोड़ दिया, अब क्या ये कम है? आखिर मम्मी भी अकेले हैं, यहाँ परेशान होती है। अब तुम कुछ भी करो पर वापस यहाँ आ जाओ। कुणाल के फैसले को सुनकर राधिका वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आए। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़कर आ जाती। उन्हें वहां देखकर कमला जी और कुणाल दोनों का मुंह बन गया। वो लोग सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं करते थे। कमला जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से तेज आवाज के साथ बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज़ राधिका के मम्मी के कानों तक जरूर पहुंच जाए। पहले के लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे, पर हाय रे ये कलयुग, आज तो बेटी के घर में आगे टिक जाने का जमाना आ गया है। तो फिर कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। शास्त्रों में लिखा है ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर सुनकर राधिका को भी बहुत दुख होता था, पर वो कुछ कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे साफ मना करके रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगाड़। और राधिका से जाने की जिद करती तो राधिका उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुन सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी।
इधर एक दिन राधिका अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन कुणाल घर पर ही था। अपनी कुछ ज़रूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए हैं। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो राधिका के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय राधिका वो सब भी यहाँ लेकर आई थी। उसने इसके बारे में कमला जी को बताया तो कमला जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर तो ये सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है ना। सोच, इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे और फिर लोन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी भी राज़ी होगी तब ना। वो सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे, बस तू ज़रूरी पेपर्स बनवा ले। फिर राधिका को यहाँ से किसी काम से बहाने से बाहर ले जा रहा, कमला जी ने कहा। 5 दिन के बाद शाम को कुणाल ने राधिका को तैयार होने के लिए कहा। राधिका तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, तो आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। पर राधिका ने साफ मना कर दिया तो कुणाल नाराज़ हो गया। जब वो राधिका की मम्मी ये बात जानती हैं तो राधिका को समझा कर वापस भेज देती हैं। जब राधिका और कुणाल वहाँ से चले जाते हैं तब कमला जी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें बाहर भेज दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने से मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर राधिका की मम्मी मुस्कुरा दी। तब कमला जी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब आपकी उम्र भी हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है और इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे ही रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसीलिए तो मैंने आज कुणाल से कहकर ये फॉर्म मंगाया है ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त की मिल ही जाए। फिर सोचा आपको भी ज़रूरत होगी तो आपके लिए ये फॉर्म साथ में ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर राधिका की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो चुकी है। इसीलिए तो समधन जी मैंने ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो इसमें साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दो, बाकी की डिटेल्स कुणाल भर देगा। कहते हुए उन्होंने खाली फॉर्म दिखाया है जिसमें उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर राधिका की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 3 पन्नों के इस फॉर्म के फाइन पे साइन करने के बाद कमला जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। कह के वो कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक उन्होंने काफ़ी अच्छे से राधिका और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि कुणाल उन्हें अपने पैसों की दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त दवाइयाँ हैं। लेकिन 1 महीने बाद अचानक राधिका के मायके से पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फ़ोन आया। मम्मी जी का हाल चाल पूछ लेने के बाद उन्होंने कुणाल के हाथों उनके मकान बिक जाने की बात कही। तब जाके राधिका को पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका और कुणाल से और कमला जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बहुत ही बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ तो हमारा ही होना था, बेच के हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या हुआ। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी तरक्की भी तो हो रही है, पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए पेपर पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़ता है कर लो। कमला जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चले गई। उन लोगों की झगड़े की आवाज़ अंदर तक राधिका की मम्मी के पास तक पहुंच रही थी। राधिका जब उनके पास गई और बोली, मम्मी आज बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही क्यों ना लेना पड़े, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं कितने दिन की ही मेहमान हूँ, मेरे बाद तो तेरा कोई है भी नहीं। राधिका की मम्मी ने कहा, पर मम्मी इन धोखेबाजों के साथ। बेटा नहीं, कोई तो है, कम से कम तू अकेले तो ज़िंदगी नहीं काटेगी, तू बस इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सज़ा भगवान देख लेगा, तुझे मेरी कसम है। राधिका की मम्मी ने अपनी कसम देके उसे रोक तो लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया, पर कमला जी और कुणाल को तो कोई दुख ही नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था, पर राधिका बहुत ज़्यादा दुखी थी। इस बात को 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटों को अपनी गलती का कोई जरा सा भी दुख नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले कुणाल के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद वो कुणाल को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी के बारे में वो और कमला जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया।
कुणाल को तो हल्की फुल्की चोटें ही आई थी, लेकिन कमला जी को बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी थी। 20 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रहीं। वहाँ तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद किसी न किसी की ज़रूरत होती थी, लेकिन राधिका ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद जेठ जेठानी वहां पहुंच गए। जेठानी ने आकर कमला जी को संभाला था। ये देखकर कुणाल ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती है जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले राधिका कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने, कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती है। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना किसी को करने दिया, पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी के साथ धोखा किया। फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर कुणाल चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता मैं जेल की हवा खिला देती, अचानक भाभी ने कहा। यह सुनकर तो उसकी नज़रें ही नीचे हो गई। भाई भाभी 2 दिन तक वहाँ रहे, पर भाभी ने ही कमला जी को संभाला, लेकिन राधिका एक बार भी कमला जी के कमरे में नहीं गई, ना ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते कि इतने धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी। आखिर इस तरह से हालात देख के भैया भाभी अपने साथ ही कमला जी को ले गए, लेकिन जाते जाते कुणाल को जरूर समझा गए, अपनी गलती को सुधार ले। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह पे खड़ा था, आज भी उसी जगह पे खड़ा है। धोखे का एक पैसा नहीं बचा तेरे पास। भाई करम लौट कर आते हैं, इसलिए संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दंभ भरा हुआ था कुणाल में, जो उसने कभी अपने किए पे माफ़ी नहीं मांगी, ना ही राधिका ने उससे माफ़ी की कोई उम्मीद की। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।